तो जब से बतौर गृह मंत्री अमित शाह ने जिम्मेदारी संभाली है, तब से लेकर आज तक खड़े हुए सवालों में कश्मीर नीति को लेकर, हुर्रियत को लेकर उन पर पूरे देश की निगाह है। और राजनीति की चौरस पर अमित शाह का कोई सानी नहीं। 2014-2019 का चुनाव इस बात का जीता जाग गवाह है। मगर कश्मीर में शह और मात के खेल में अमित शाह कैसे खेलेंगे और कैसे देश जीतेगा इस अलग जंग को, इसी को लेकर उनसे उम्मीदें भी बरकरार है। वैसे अमित शाह 2 दिनों के कश्मीर के दौरे पर गए, समीक्षा बैठकें की, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पहली बार कोई गृह मंत्री शहीद पुलिस अधिकारी के घर जाकर पहुंचा। मगर इन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि हुर्रियत से ना तो बात की वकालत हुई और ना ही बुलावा भेजा गया और ना ही हुर्रियत ने घाटी में बंद का आह्वान किया। ऐसे में सवाल यह पूछेंगे कि क्या कश्मीर में अब दिखने लगा है शाह नीति का असर? आज का सबसे पहला सवाल ही यही होगा। सवाल साथ यह भी पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान से बात नहीं तो फिर हुर्रियत से बात की वकालत क्यों? सवाल यह भी कि हुर्रियत से बातचीत के बिना क्या समस्या का समाधान संभव है? सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि कश्मीर का पेच सुलझा पाएंगे क्या अमित शाह? अलग रणनीति क्या है? और रणनीति यह भी, और साथ ही सवाल यह भी कि कश्मीरी पंडितों को लेकर सरकार क्या गंभीर है? सवाल यह भी कि सरकार का कश्मीर प्लान है क्या? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बात एक बड़े पैनल के साथ। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। साहब ने खुद कहा है कि हुर्रियत तैयार है बातचीत की, तो अगर वो बातचीत के लिए तैयार है तो इनको बात करनी चाहिए। ये पहली बार हुआ जब देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के किसी शहीद पुलिस अफसर के घर शहीद जवान के परिवार वालों को ढांढस देने पहुंचे थे। 12 जून को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में एसएचओ पद पर तैनात अरशद घायल हुए थे। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी शहादत हो गई थी। ऐसे में अमित शाह बतौर गृह मंत्री पहली बार जब कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तो काउंटर टेररिज्म में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों के दर्द को समझने के लिए उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की। तभी तो उन्होंने आदेश दिया कि शहीद पुलिस वालों का मेमोरियल बनाया जाए और हर साल उनकी शहादत को याद किया जाए। जहां एक तरफ अमित शाह ने बुधवार को अमरनाथ की यात्राओं की व्यवस्थाओं की सुरक्षा का जायजा लिया, तो दूसरी तरफ गुरुवार को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते अमित शाह दिखाई दिए। 22,000 बच्चा पढ़ता है कश्मीर के बाहर। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमने जब एक आध जगह जनगढ़ हुआ, अलीगढ़ में हुआ या कहीं हुआ, वो उनकी सुनवाई करेगा अगर हम इन बच्चों की अच्छे से देखभाल करें। कल मुझे इस बात की खुशी है कि मीर वाइज मौलवी उमर फारूक ने ड्रग्स के खिलाफ बोला। ये बहुत बड़ा मेहनत है। यहाँ बच्चों में ड्रग्स बहुत बुरी तरह से फैल रही हैं और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल होगा एजुकेट करके में, समझाने में। जम्मू में भी बहुत बुरा हाल है, पंजाब तो बर्बाद ही हो गया है। तो पॉजिटिव तरीके से ये करिए और कल्चर आपके पास परोसने के लिए इतना कुछ है कि ये आपकी सारी चैनल्स कामयाब होंगी और बाहर का झूठ जो है वो लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, उसको नहीं समझेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के 3 दशकों के बीच ऐसा पहली बार हुआ कि अलगाववादी संगठनों ने किसी गृह मंत्री के दौरे के वक्त बंद की अपील नहीं की। क्या ये कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की सख्ती का डर है या फिर माहौल में वाकई में बदलाव आ रहा है? 20 जून को एक कश्मीरी अखबार को दिए इंटरव्यू में मारवाइस ने कहा था, जब मोदी सरकार को इतना बड़ा जनादेश मिला है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और कश्मीर में लगातार चल रही हिंसा को रोकने के लिए भी सभी संभव तरीकों पर पहल करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी और अगर केंद्र सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ती है तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी अपने तरीके से उस पर अपना पक्ष रखेगी। ऐसे हालात में पाकिस्तान से बात करना संभव है। बंदूक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। अगर पाकिस्तान इस बॉर्डर के ऊपर, इस क्षेत्र में अमन शांति चाहता है, अपनी बेहतरी चाहता है, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना होगा
और सभी मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को भारत के हवाले करना पड़ेगा, तभी अगर कोई बातचीत होगी तो उसका लाभ होगा। एक तरफ से पाकिस्तान गोली चलाएगा, एक तरफ से पाकिस्तान से आतंकवादियों की ट्रेनिंग करा के, घुसपैठ करा के जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का पाकिस्तान कत्ल करेगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से बातचीत कतई संभव है। 23 मई के बाद से ही हुर्रियत के नेता बातचीत की वकालत करते सुनाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार का एजेंडा क्या होगा ये अभी तक अमित शाह ने साफ नहीं किया है। हालांकि कश्मीर दौरे के दौरान शाह के रुख से और मकसद से साफ है कि सरकार सख्ती के असर को कम करने के मूड में फिलहाल नहीं है, और आतंकवाद के साथ साथ हुर्रियत पर नरमी बरतने का भी शाह कोई संकेत नहीं दे रहे। साथ ही श्रीनगर में गुर्जर और बकरवाल समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी इस दौरान अमित शाह ने की। इतना ही नहीं, आतंकी घटनाओं में मारे गए बीजेपी नेताओं को आर्थिक मदद देकर अमित शाह राजनीतिक मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भी दिखाई दिए। किस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर ये गोरख धंधा, ये काला धंधा हुर्रियत के लोग, उसमें आसिया अंद्राबी हो या बाकी के लोग हो, ये चलाते हैं। लेकिन अब इनकी ये दुकानें सारी हम बंद कर देंगे। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो भारत माता के खिलाफ साजिश करेगा, जो बेगुनाह भारतीयों पर हमला करेगा, वो बच नहीं पाएगा। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट तेजी से कर रहे हैं। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले हर देश के गद्दार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, या तो फिर वो उसको पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और लाखों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जाएंगे। ऐसे में अमित शाह के सामने चुनौती होगी कि वो अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित माहौल में पूरा करवाएं। आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा हमेशा से ही रही है। इससे पहले भी आतंकी इस यात्रा पर बुरी नजर डालते रहे हैं। अब बतौर गृह मंत्री अमित शाह उनके सामने ये पहली और बड़ी चुनौती है, क्योंकि कश्मीर में आतंक की घटनाएं थम नहीं रही हैं, जबकि ये भी साफ है कि मोदी सरकार आतंक और अलगाववाद पर समझौता नहीं करने के वायदे के साथ सत्ता में लौटी है। ऐसे में अगर सरकार हुर्रियत से बातचीत पर आगे बढ़ेगी तो देश से किए गए अपने वादे को वो कैसे निभाएगी, ये भी सवाल है। अब क्या सीधे तौर पर कश्मीरी आवाम के साथ सरकार की सीधी बातचीत क्या दिल पसीज पाएगी और ये रणनीति का हिस्सा है, या फिर अमित शाह के पास आतंक का सर कुचलने के लिए शह और मात की कोई और रणनीति भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। जी हाँ, बात मिशन कश्मीर की है और शाह के मिशन कश्मीर में शह और मात का खेल भी है। आपको बता दें, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद है, संदीप द्विवेदी पक्ष रखेंगे बीजेपी का, हमारे साथ पिंकी चौधरी हैं वीएचपी की तरफ से, और साथ ही साथ AK मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगेश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ पवन अग्रवाल जुड़े हैं जो कि CEO हैं DSA मैगजीन के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप द्विवेदी, हुर्रियत ने घुटने टेक दिए लगता है आपको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जब तक इस समस्या को पूर्ण रूप से समाधान न कर दिया जाए तब तक किसी के बारे में कहना कि किसने घुटने टेक दिए, किसने मात दे दी, किसको सह मिल गई, हमें लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी के आने के बाद जिस स्पीड से हम लोग कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे काम कर रहे थे, उसमें एक नई गति मिली है और एग्रेसिवनेस आई है, और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें थी उससे जुड़ी हुई उन मुद्दों पे कहीं ना कहीं हम लोग परत दर परत समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लग नहीं रहा हुर्रियत ने घुटने टेक दिए? नहीं, मैं इस चीज़ को जब तक पूर्ण रूप से समाधान ना हो जाए और जब तक पूरा कश्मीर का हिस्सा भारत के हिस्से में ना आ जाए तब तक मैं नहीं कहूँगा कि किसने घुटने टेके। कश्मीर कौन सा देश का हिस्सा है? देखिए, अभी कुछ हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड भी है, और कहीं ना कहीं जब तक वो भी हिस्सा भी भारत के पास नहीं आता, कोई भी इस तरह की बयानबाजी, जो हिस्सा हमारे पास है वो तो मानते हैं ना हमारा है। ऑब्वियसली वो तो हमारा है, और जो पाकिस्तान और हुर्रियत किसके हैं? देखिए, हुर्रियत किसी के नहीं है, ना वो कश्मीरियों के हैं, ना इस देश के हैं, ना पाकिस्तानियों के हैं, ना चाइनीज़ के हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के हैं, और वो पैसे के दम पे ही अब तक कहीं ना कहीं उबल रहे थे। जब से जम्मू कश्मीर बैंक पे रोक लगी है, वहाँ जब से एग्रेसिव कार्रवाई की गई है, और विदेशी फंडिंग पे जिस तरीके से सरकार ने रोक लगाई है, अपने आप सुर भी बदल गए, पत्थरबाज भी कम हो गए। सुर बदल गए?
अब कहीं ना कहीं सुर तो बदले ही हैं। जो अभी तक कहते थे कि हम बात ही नहीं करेंगे, आज वो खुद कह रहे हैं कि हुजूर हम तैयार हैं, बात तो करिए, लेकिन हम क्यों बात करें उनसे? वो होते कौन है बात करने वाले? उनका क्या कश्मीर में है क्या उनका, जो वो कहते हैं कि हम कश्मीर के आका हैं, हमसे बात करिए? बात वहां के आम नागरिक से की जाएगी, ना कि किसी अलगाववादी से और ना कि किसी कट्टरपंथी से। अच्छा, तो कश्मीर से आप ये कह रहे हैं हुर्रियत का कोई लेना देना नहीं? देखिए, मेरी नजर में जितने भी अलगाववादी हैं वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनके बीवी बच्चे विदेशों में ऐश कर रहे हैं और वो वहां के कश्मीरी बच्चों को पत्थर थमा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो कश्मीरी हैं? वो जानबूझ के कश्मीर को खुद आग में कहीं ना कहीं झोंक रहे हैं। योगेश सोनी, AK मिश्रा VHP की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, साथ ही साथ पवन अग्रवाल डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सभी कह रहे हैं हुर्रियत का कोई लेना देना नहीं है। आज ये बात बीजेपी नेता कह रहे हैं। 2016 का वाकया, हुर्रियत से बातचीत करने के लिए रामविलास पासवान को भेजा था संदीप द्विवेदी, दरवाजे बंद हो गए थे, नहीं याद आया? देखिए, बिल्कुल वो गलती थी। देखिए, रामविलास पासवान जी को हुर्रियत से बात करने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि वहां फिर वो कौन सा लव लेटर भेजा था? भेजा गया था। कौन सा लव लेटर था सर? उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में क्या अंतर है, यही मैं जानना चाह रहा हूं। अंतर यह है कि जो सपोले पाले गए थे, जिन्हें दूध पिलाया गया था, उन्हें घर में घुस के मारा गया है। किसने पाला? एक आतंकवादियों को किसने पाला? चुन के हमारी सेना ने किसने पाला? और जो 2-4 बचे हैं उन्हें भी हम घर में घुस के किसने पाला? तो पहले क्यों आपने 2016 में किसकी सरकार थी? 2016 में किसकी सरकार थी जो मोहब्बत का पैगाम हुर्रियत को भेजा था? 2016 के पहले जो सरकारें 2014 के सर, पहले 2016 में मोहब्बत का पैगाम इसी हुर्रियत को भेजा, इसी हुर्रियत को भेजा, इसी हुर्रियत को भेजा, देती रही है, इसी हुर्रियत को भेजा और दमादों की तरह सेवा करती रही है। आज जब गिन गिन के मारे जा रहे हैं आतंकवादी, आज जब अलगाववादियों को जेल में डाला जा रहा है, आज जब उनके अय्यासियों पर रोक लगाई जा रही है, तो आज उन्हें समझ में आ रहा है कि हकीकत में दर्द क्या होता है एक आम कश्मीर का, जब उसको कश्मीर की आग में झोंक दिया जाता है। और 2016 में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो मिलने गए थे, बिल्कुल सरासर गलत है। कहीं ना कहीं सरकार ने उन्हें वहां की आम जनता से बात करने के लिए भेजा था। 2016 में अलगाववादियों ने, क्या हुर्रियत से बात ने वहां के लोगों को भटका रखा था। संदीप द्विवेदी आम आदमी फ्रंट पे नहीं आ सकता था। संदीप द्विवेदी चेक करिए, और अगर वो आता था तो उसको मार दिया जाता था। चेक करिए संदीप द्विवेदी, रामविलास पासवान गए थे नहीं गए थे? डेलीगेशन लेकर पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे? और हुर्रियत से 2016 में मुलाकात करने की बात कही तो हुर्रियत ने दरवाजा बंद कर दिया था। मैं इसलिए पूछ रहा हूं देशद्रोहियों से कौन मुलाकात करेगा? हाँ, कभी कह रहे हैं, कभी राज्यपाल संकेत दे रहे हैं कि दिल पसीज रहा है। कश्मीरी से करेंगे, ओके, कश्मीरियत को अपनाने वाले से करेंगे, ना कि देशद्रोहियों से करेंगे। ओके, AK मिश्रा, हुर्रियत झुक गया लगता है आपको? ये तो कह रहे हैं कि हमने झुका दिया। देखिए चावला जी, कश्मीर की समस्या की अगर एनालिसिस करें ना, मैं भी इस चीज को, या हर देशवासी चाहता है कि ये समस्या पहले नहीं सॉल्व हुई अब हो जाए और किसी भी तरीके से सॉल्व हो जाए। ये होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल और बहुत सारे अगल बगल के कंट्री के लिए भी, खुद कश्मीर के लिए बड़ा जरूरी है। देखिए, मुझे इस चीज़ पे कोई एतबार नहीं है, पीस प्रोसेस आगे बढ़ रहा है कैसे भी बढ़ रहा है। मुझे एतबार एक चीज़ पे है, पॉलिटिकल पार्टियां, बाकी सारी चीज़ें इनके लिए सेकेंडरी हो जाती हैं, पहले हो जाती है राजनीति। संदीप द्विवेदी जी ने अभी बोला कि भाई कोई बात नहीं करनी है। मैं बोलता हूं अटल बिहारी वाजपेयी क्यों गए थे कश्मीर से बात करने के लिए? शायद वो नहीं गए होते तो कारगिल नहीं हुआ होता, इतने जवान नहीं मरते। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, ये जो चीज़ें हो रही हैं अच्छी हो रही हैं, एक तरह से मैं मानता हूं। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली, मैं हुर्रियत का पक्ष भी नहीं लेता हूं। मैं बोलता हूं कि अगर ये बोल रहे हैं कि हुर्रियत होते कौन है, मैं बोलता हूं बड़ी अच्छी बात है। मैं मानता हूं हुर्रियत कौन होते हैं, जो देशद्रोही है। मैं ये बोलता हूं इनको उठा करके भारत की सीमा के बाहर फेंक दीजिए। अगर आपको स्ट्रिक्ट होना है तो इतना स्ट्रिक्ट होइए। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था, इसके पहले जब इनकी सरकार बनी हुई थी और राजनाथ सिंह वहां पे गृह मंत्री थे, भाई शुभ काम में देरी क्यों? जो आज हो रहा है काम वो कल क्यों नहीं हुआ? क्या राजनाथ सिंह जी को इतना पावर नहीं दिया गया था? या तो आप ये बोल दीजिए कि वो कमजोर गृह मंत्री थे, भाजपा का इतना बड़ा नेता कमजोर था, ये वहां आधी सरकार में थे, तब ये चीजें क्यों नहीं हुई हैं, अब क्यों हो रही हैं? देखिए, समाधान होगा। इसके पहले भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्ट्रांग स्टेप्स लिए थे। सवाल ये है कि पॉलिटिसाइज करके उसका माइलेज लेके, अब जिस हिसाब से बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे अब समाधान हो गया। और ये एक अच्छी चीज है कि चलिए भाई
कोई वहां पे उपद्रव कुछ नहीं हुआ, इसको माना जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट ऐसा कर रहे हैं समाधान ये हो ओके, गया। संदीप द्विवेदी मुझे जल्दी लगता जवाब है कि दीजिए। अभी भी समाधान नहीं हुआ, ये लिंगर ऑन होगा 4-5 ठीक साल है, और। फिर योगेश सोनी आपके पास आ रहा हूं। देखिए चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। आज जो माहौल है, जो सुगबुगाहट है और जो चीजें दिख रही हैं, वो कहीं ना कहीं राजनाथ जी के एक्टिविज्म की वजह से, राजनाथ जी की सक्रियता की वजह से ही दिख रही है। अमित शाह जी ने तो अभी कार्यकाल शुरू हुआ है उनका, और उनके जो परिणाम हैं, राजनाथ उनको आने सिंह में भी तो समय जा लगेगा। सकते थे, ये दूसरी सारे चीज, स्टेप तो ले सकते थे क्या ना। गए नहीं है? 5 साल नहीं, तक क्या क्यों नहीं राजनाथ जी लिया? गए नहीं है? 5 राजनाथ साल जी में 10 कितनी बार गए, घटनाएं क्या हो बात गई? करते हो आप? तो ये वो- चीजें क्यों नहीं हुई सर? राजनाथ जी ने भी वही सब चीजें कही हैं, लेकिन आप आप आज लिए जा रहे हैं, क्या 5 ये साल स्टेप में पहले कितने नहीं लिए लोग मारे गए हैं गए? सर वहां आप पे बताइए, पहले? क्या राजनाथ जी पहले नहीं गए? कैसे आप कह सकते हैं कि राजनाथ जी पहले नहीं गए? राजनाथ जी भी उन्होंने संदीप सक्रियता द्विवेदी, से वही स्टेप लिए। संदीप मिशन द्विवेदी, अलाउड किसने शुरू किया था? संदीप द्विवेदी, मिशन अलाउड किसने शुरू किया था? संदीप द्विवेदी, आप बताइए, मिशन अलाउड किसके कार्यकाल में? अरे शुरू किया संदीप था? द्विवेदी, सुनिए ना। क्यों लिंगर ऑन किया? अब आप कहिए कि हमें कश्मीर जब बना था, हमें तब वहां वीजा लेना पड़ता था, और भारतीय जनता पार्टी के एक फाउंडर मेंबर संदीप द्विवेदी, मृत्यु के बाद वहां से संदीप वीजा द्विवेदी, बंद संदीप हुआ था। द्विवेदी, अब आप कहिए संदीप वो द्विवेदी, क्यों नहीं हुआ? फेवर तो नहीं देखिए, करता हूं। इसका कोई लेकिन जवाब आप नहीं कि इस पहले चीज को क्या नहीं deny हुआ, नहीं क्या कर नहीं हुआ। सकते हैं आज कि आपको लाल भारतीय चौक पे सेना तिरंगा ने, फहराने के भारतीय लिए सरकारों ने वहां की सरकार से जिस परमिशन स्थिति नहीं में लेनी कश्मीर पड़ती। बना था, आज आप आपको उसको कश्मीर deny में नहीं जाने कर के सकते हो, लिए सर। वीजा नहीं लेना आप पड़ता। आप आज जैसे आपको बोल रहे हो कश्मीर में ना, जाने के आप उस लिए वक्त की चिंता नहीं स्थिति करनी देखिए पड़ती जब है। कश्मीर और बना था आज तो कहीं क्या ना हुआ? कहीं सरकार कहां इन पे सब चीजों भारतीय को सेना की दूर करने में परफॉर्मेंस सफल नहीं हुई हुई है। थी? आप बताइए ना, जब एक कश्मीर एक बना था, एक है मिश्रा, ओके, कहां पे भारतीय एक सेना सेकंड, या एक भारतीयों की सेकंड, जो है एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं, सेना सर, को सर, तो एक दबाया सेकंड, गया एक था। सेकंड, एक कश्मीर सेकंड, क्यों कहने का हुआ? मतलब एक सेकंड, राजनीति एक पार्टी सेकंड, को जानबूझ के सरकारें दबाया एक गया था। सेकंड, सेना एक की सेकंड, freedom छीन ली एक गई थी। सेकंड, प्लीज। और नहीं होनी सरकार चाहिए। सत्ता में बैठे लोग कहते थे, राजनीति हो क्या सकती करें है, कि राजनीति जब सेना करके आगे बढ़े लिंगर तो नहीं मैं करना सुसाइड चाहिए। कर लूंगा। सर, आप एक तो सेकंड, करना है, आप ही करिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब मैं अपने दूसरे पैनल की तरफ रुख करूं, लेकिन इसका मतलब संदीप द्विवेदी, जो आप कह रहे हैं चुनाव के लिए माहौल बन गया। देखिए, चुनाव के लिए माहौल बना या नहीं बना, हम तो कह रहे हैं कि चुनाव के लिए भी माहौल बना है, और वहां माहौल कश्मीर बन की गया, अच्छाई चुनाव के लिए करवा रहे बना हैं है, तो फिर। क्या बुरा है? चुनाव देखिए करवा रहे हैं तिलक क्या? जी, देखिए तिलक जी, चुनाव करवा रहे हैं क्या? राजनीति, अरे सर, आप फिर बात मारे। दल का काम आप फिर है बात मारे। राजनीति करना। ओके। और अगर वो अच्छी नियत के लिए और देश हित में राजनीति कर रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? कम से कम माहौल सब लोग योगेश तो सोनी, आ रहे हैं। एक कम से कम सेकंड, देशद्रोहियों को एक समाज सेकंड, जैसी एक सुविधाएं तो सेकंड, नहीं एक मिल रही झंडा है। हटा कम से दीजिए, कम कश्मीर तो नहीं समझ धारा रहा है। 370 हटा दीजिए, एक 35 सेकंड, पे एक हटा सेकंड। दीजिए, अरे सर, और उस तरफ का कश्मीर भी मिला एक दीजिए। सेकंड, मिश्रा अगर जी, आपको लग रहा है कि माहौल मिश्रा बन जी, गया है अच्छा, तो 370 मिश्रा जी, हटाने एक का आप सेकंड, बता दीजिए एक तरीका क्या सेकंड, है? एक सर सेकंड, आप बताइए ना, एक आप सेकंड। तो बता फिर रहे हैं कि इंतजार माहौल भी बन करिए गया ना। है। अगर आप तो इंतजार भी करिए ना, माहौल हमने बन- तो एक कब सेकंड, तक इंतजार एक करें? सेकंड, वही चौधरी साहब है ना, वो बताएंगे अभी। जो थोपी मेरा हुई है question- उससे- अग्रवाल साहब है, वो बताएंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक लेकिन मिश्रा लिंगर प्लीज, ऑन करना जब एक जब सेकंड। 37 साल वहां संदीप संदीप द्विवेदी, गए, तब लिंगर ऑन नहीं हुआ। आज संदीप सफल द्विवेदी, चुन चुन के मारा जा संदीप रहा है, द्विवेदी, तो लिंगर ऑन हो रहा है। संदीप द्विवेदी सत्ता में है सर, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? वो सवाल पूछ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। एक सेकंड रुकिए ना, जवाब तो देना पड़ेगा। सोनी साहब, योगेश सोनी साहब, जी 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 हुर्रियत झुक गया क्या लगता है आपको? ये और ये वही हुर्रियत है 2016 में जिसके पास डेलीगेशन लेकर रामविलास पासवान पहुंचे थे, दरवाजा बंद कर दिया था, और आज ये कह रहे कि देखिए हमने झुका दिया उसको। यानी हुर्रियत वहां का ठेकेदार है। देखिए, अभी अगर अमित शाह नए नवेले गृह मंत्री बने हैं, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की पॉलिसी इनकी क्या है। जैसे कि मेरे साथी ए के मिश्रा ने कहा कि क्या वो सत्ता राजनाथ सिंह के पास नहीं थी, क्या वो चीज़ें वो नहीं कर पाए। ठीक है, हम मानते हैं अमित शाह एक आक्रामक नेता हैं और बीजेपी के सबसे एक कद्दावर नेताओं में से गिने जाते हैं, लेकिन जो उम्मीद है, जो भरोसा है, वो आज की डेट में बीजेपी पार्टी से इसलिए है क्योंकि इसी की धरोहर पर इन्होंने चुनाव जीता था। तो आज हम अगर किसी को देखते हैं कि हमारे पास एक विश्वसनीय चेहरा या विश्वसनीय पार्टी है, हम बीजेपी को देखते हैं। देखिए, हुर्रियत की औकात ना पहले कभी थी ना कभी आज कभी है। हुर्रियत नेता ठीक है, उनका जो जीवन शैली है, जो उनका एक तरीके का जो आचरण है, वो सबको स्पष्ट दिखता है, लेकिन हमारी कारीगरी जब सिद्ध होगी, हम बीजेपी की प्रशंसा तब मानेंगे क्योंकि आज जब उनके वो पर काट दे, क्योंकि वो हमेशा ही राजनीति के लिए प्रयोग होते आए हैं, वो राजनीति के लिए प्रयोग होते हैं, राजनीति उनके लिए प्रयोग होती आई है। लेकिन जितनी ताकत चावला साहब पूरे देश को संभालने में, जितनी सत्ता पूरे देश को संभालने में लगती है, उतनी अकेले मात्र जम्मू कश्मीर के लिए लगती है। तो जम्मू कश्मीर का जो समाधान है, हुर्रियत नेता की आप बात करते हैं कि वो कभी पहले नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात क्या है, उनकी वक्त हम लोगों ने बनाई थी, हमारी राजनीतिक पार्टियों ने उनकी वक्त बना रखी थी। क्या हमारे पास वो सत्ता नहीं है कि हम उनको उठा के फेंक दें? सबसे बड़ी बात क्या है कि आज राजनीति से ऊपर देश का भला जो कर सकता है, वो बीजेपी पार्टी पर दुनिया भरोसा कर रही है। यदि वो आमदा नहीं होते, और मुझे लगता है
जिस तरीके से दोबारा 5 साल कार्यकाल पूरा करके बीजेपी ने कम बैक मारा है, उस आधार पर जनता ने जो जनादेश देके इनको जिताया है या इनको दोबारा से सत्ता इनकी गोद में दी है या सत्ताधारी बनाया, उस आधार पर अगर ये नहीं खड़े उतरते तो हमारे देश की सबसे बड़ी हार मानी जाएगी। यह आखिरी चुनाव है। देखिए, राम मंदिर वाली बात मैं इस डिबेट में नहीं लाना चाह रहा, लेकिन लोगों के जनता के मन की कुंठा वो पूरा नहीं हो पाई। नहीं, लेकिन अभी ये नारे लगा लेंगे, नहीं, आप छोड़िए ना सर। जय श्री राम के नारे ये विदेश में जाके भी लगाते हैं। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए सर। यानी आप कह रहे हैं पर कतरने की बात, क्या मोदी सरकार में 2014 से लेकर अब तक पर नहीं कतरे? 14 फरवरी से लेकर अब तक 150 अलगाववादी जो है गिरफ्तार कर लिए, इनकी सुरक्षा वापस ले ली, अब कैसे पर कतरे? नहीं, सुरक्षा फंडिंग बंद हो गई। नहीं, मैं वो कह रहा हूं, एनआईए की जांच चल रही है। जो वो अपने आतंक का प्रयोग करते हैं और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के संपर्क और संबंध में रहते हैं, वो चीजें करनी बाकी है। देखिए, सुरक्षा आपको जानकारी दी, सुरक्षा ली और दी, 2 बार ऐसा हुआ मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं जितना मैंने पढ़ा। तो सुरक्षा लेने के बाद उनकी फंडिंग भी रोकी। मैं ऐसा मानता हूं, लाखों करोड़ों रुपए जो एक नाजायज फंडिंग थी उनके ऊपर जितनी सफाई मैं मानता हूं, लेकिन इसका परमानेंट समाधान क्या है? चावला साहब, एक बात, इसका परमानेंट समाधान तो हमारे पास आज भी नहीं है। अगर सुरक्षा ली वो दे दी जाएगी, आज निकल दे दी, 2 बार मोदी कार्यकाल में ऐसा हुआ है, लेकिन हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि अगर आज इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता तो देश के लिए ये एक स्टेट नासूर बन चुका है और हमारे भविष्य जो है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो इसके लिए कहीं ना कहीं पीड़ित और प्रताड़ित जरूर रहेगी। चौधरी साहब, आप हिंदू रक्षा दल से हैं, ये बात अलगाववादियों की कर रहे हैं, बात कश्मीर समस्या की कर रहे हैं, बात कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन ऑल आउट चला दिया, देखिए आतंकी भाग रहे हैं या मारे जा रहे हैं। ये कश्मीरी पंडितों की बात नहीं कर रहे, आपका दिल नहीं पसीज रहा? चावला जी, सबसे पहले तो हमें जड़ पर जाना चाहिए। जड़ है क्या? क्या है जड़? जड़ ये है जो हमारे जो पंडित भाई वहां से आए हैं, 35A और धारा 370 की जो बात ये कर रहे हैं, वहां हमारे भाई कैसे वहां विस्थापित हो, वहां कैसे वो उन्हें स्थान मिले, वो वहां से निकल आए, वो किस तरीके से वहां से अपनी जान बचा करके, किस तरीके से इन्होंने इस्लामी मतलब जिहादियों ने किस तरीके से हमारी माताओं बहनों के साथ व्यवहार किया, इन सब चीजों को हमें देखना होगा, उसको जड़ पर हमें जाना पड़ेगा। आप ये समझिए, आज जो भी वहां कश्मीरी है, जो भी, मैं सीधी कहूं, जो भी इस्लाम से संबंधित वहां जो भी कश्मीरी है, वहां जो पैदा होने के बाद उस बच्चे को दुश्मन बताया जाता है कि तुम्हारा दुश्मन है कौन, वो पाकिस्तान, अपने अंदर जो है पाकिस्तान के प्रति प्रेम रखते हैं और हमारे प्रति जो है हिंदुस्तानियों के प्रति, हिंदुस्तानियों का मतलब जो बंटवारा हुआ था वो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ था, वही पोजीशन इन्होंने कश्मीर में लागू कर दी। आज जो कश्मीर में एक भी हिंदू नहीं है और जो हमारी स्थिति, जो आज जितनी दयनीय स्थिति है हमारी, उस स्थिति पे जो है, जो लड़ाई जो है वो मेन है हिंदू और मुस्लिम पर। आप उसकी देखो जड़ पर जाना पड़ेगा हमें। हम यानी आप ये कह रहे हैं लड़ाई हिंदू मुसलमान की है? लड़ाई है नहीं क्या? बात सारे कश्मीर की नहीं है, तो भगाए वहां से। बात कश्मीर की नहीं है। किसने प्लान किया, आप मुझे बताइए। बात कश्मीर की नहीं है, आप मुझे बताइए चावला जी। तो वही लड़ाई जो है हमारे भाई जब तक वहां नहीं जाएंगे, आज स्थिति क्या है, वो लोग जो हुर्रियत वाले हैं, जितने भी पत्थरबाजी करने वाले हैं, सारे के सारे केवल और केवल हमारे हिंदुओं के मन में खौफ पैदा करने के लिए हैं। और सरकार काफी हद तक उनके मन में खौफ पैदा कर पाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भाजपा आई, खौफ पैदा किया, कश्मीरी पंडित वापस आ गए। आप मेरी बात समझिए, लेकिन उसमें परेशानी ये है कि जिस स्थिति में काम होना चाहिए, 35 से हटा देनी चाहिए, हटाने के बाद हमारे हिंदू वहां बसें, जब हमारे हिंदू भाई वहां बसेंगे तभी हम लोगों को ताकत मिलेगी। वो इनका एजेंडा है, पूछिए किनका? इनका एजेंडा है 35 से 370, पूछिए भाई इनका एजेंडा। ये 35 से धारा 370 राम मंदिर लेकर के इन्होंने अरे सरकार सर, बना ली। सर और वो इतनी तो ताकत से इन लोगों ने सरकार बनाई अरे है। सर, और सर पूछ तो लीजिए ना, कभी नहीं सर आप तो हिंदुओं के ठेकेदार है, पूछ लीजिए, पूछिए कितने कश्मीरी पंडित वापस आ गए 5 साल में, पूछिए आने वाले 5 साल में कितने आएंगे। आज भी मैं बताता हूं तिलक जी, कश्मीरी पंडितों की अगर बात करिए तो सैकड़ों कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी राजस्थानी बॉर्डर पे थे, वो कहीं ना कहीं कश्मीर में वापस गए, हालांकि अंदरूनी एरिया में नहीं गए। सर बताइए ना, डाटा बताइए, किनारे वाले डाटा बताइए मुझे, 5 साल में कितने गए? नहीं चावला, आप डाटा बताइए, दिल्ली में मैं लेकर चलता हूं आपको, जो इस वक्त लू में घूम रहे हैं, जो लू में घूम रहे हैं, मैं बताता हूं आप आपको। हमें एक आंकड़ा बता दीजिए कितने बाहर आए थे। सर ये काम भी हमारा है, 7 लाख सरकार कितनी बैठी है, ये काम हमारा है, ये काम हमारा है। अरे सर सरकार कितनी है,
बात कर लीजिए। सर, कश्मीरी पंडितों का ठेका आपने उठाया, मैंने नहीं उठाया। तिलक जी, जब तक कश्मीरी कोई- पंडितों का ठेका आपने उठाया, मैंने नहीं उठाया। ठेकेदार आप हैं, मैं नहीं हूँ। हमने भाई, उठाया, हम हमने बसाएंगे भी। हम उठाएंगे, हम बसाएंगे भी। हमने हम बीच में आग नहीं लगाएंगे, लेकिन आंकड़ा क्या है? समय का इंतजार करना चावला पड़ेगा। जी, मैं बताता आपको हूं। थोड़ा सा सब्र बताइए ना, रखना कितना समय पड़ेगा। चाहिए? और जो सपोले कांग्रेसियों ने पाले हैं, अलगाववादियों ने पाले हैं, जब ओके। तक उनका सफाया नहीं होगा संदीप भाई, तब तक इंतजार करना पवन जी, पड़ेगा। भाई, एक मैं सेकंड, बताता हूं, एक सेकंड, 7 एक- लाख कश्मीरी भाई हमारे आए। सर, आज आंकड़ा आप जम्मू की आंकड़ा बात इससे कर ज्यादा रहे है। हैं। हमारी आंकड़ा इससे ज्यादा है स्थिति पिंकी आज- चौधरी, आंकड़ा इससे ज्यादा है। अगर जिस डेलीगेशन से आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी भिजवा दूंगा संदीप द्विवेदी, अगर उस पर अमल संदीप आपको भाई, मैं करना बताता चाहिए। हूं, ठीक है, आज एक आप सेकंड। कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में और हम जिन्होंने हिंदू 35 ए का जिक्र जम्मू आप कर से रहे भी हैं, पलायन कर रहे हैं। पिंकी चौधरी, जम्मू एक से सेकंड, भी एक हिंदू सेकंड, पलायन एक कर रहा है। सेकंड, एक जम्मू भी कश्मीर की स्थिति में आने एक वाला सेकंड, है। एक सेकंड। आप देख लेना भाई साहब। एक सेकंड। और जिस 35 ए का जिक्र आप कर रहे हैं ना संदीप द्विवेदी, जिन्होंने पीआईएल दाखिल किए ना, उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जरा उनकी सुरक्षा के बारे में सोच लीजिएगा। इस वक्त वो दिल्ली में भटक रहे हैं। ओके, एक सेकंड पवन जी, सर आ रहा हूं मैं आपके पास। बहुत देर से वेट कर रहे पवन जी। एक क्या सेकंड। उन्होंने सरकार से सुरक्षा मांगी? सर, क्या सरकार ने सर, सुरक्षा देने से 35 मना से तो फिर किया? आपका एजेंडा भी नहीं था। दायित्व है अपने दूसरी आप चीज- सुरक्षा दे। तो ओके, सरकार हुर्रियत को सुरक्षा दे रही है। हुर्रियत को सुरक्षा दे रही है आप। आप बता दीजिए दिल्ली में कितने आतंकवादी हमले अरे हैं? जनता आप बता वोट- दीजिए आप मुंबई लोग में नेता कितने हैं, हमले सर, हैं? एक सेकंड। आप बता दीजिए एक हैदराबाद में कितने सेकंड। आतंकवादी सरकार का ये घटना हुई? दायित्व आप है कि बता दीजिए अपने मुंबई आप में को कितने सुरक्षा लोग दे। आतंकवादी घटना में मरे? पेट्रोलिंग करे पुलिस। देखिए सरकार की स्वतः जिम्मेदारी संज्ञान सबकी और लेते सरकार हुए- कर भी रही है। एक सेकंड। सरकार सरकार कर संज्ञान भी लेते रही है। हुए लेकिन इसका सत्ता मतलब पाने ये के नहीं लिए है, कि अगर और आप कुछ आरोप नहीं लगाते कर हैं कि रही कोई है। भी एक कहीं सेकंड, घूम रहा है, प्लीज, एक अरे सेकंड। दिल्ली का कोई व्यक्ति नहीं घूम संदीप सकता। भाई, संदीप दिल्ली भाई, में प्लीज घूम रहा है तो क्या उसको प्लीज सुरक्षा कंट्रोल योर नहीं है? इमोशन, प्लीज पानी पीजिए ना। आप- एक आप सेकंड, देखिए, आपने एक अगर सेकंड, बात कही तो उसका पवन आधार जी, बताइए आप। एक क्या सेकंड, दिल्ली पवन में जी, आदमी सुरक्षित नहीं चार है? जगह पवन जी, और एक कश्मीर सेकंड, बन गए, एक सेकंड। कैराना बन गया, हरिद्वार में भी मैंने सुना था कि हिंदू लोग जो है पलायन कर रहे हैं। अरे सर आप लोग रुकिए किस ना सुरक्षा की बात कर रहे सर, हैं? एक सेकंड सर, हुंडियों के ठेकेदार बैठे हुए हैं किस बात यहाँ। एक पे आप सेकंड कह रहे हैं कि पवन पलायन जी, कर रहे हैं? नहीं, एक मैं सेकंड, किसी नहीं, का आपके पास- ठेकेदार नहीं हूँ। एक फिर सेकंड। आपने बात कैसे कर रहा कह दिया हूँ कि कि पलायन सरकार कर रहे हैं? सुरक्षा देने की जो आपके- बात करती है। सरकार सुरक्षा दे रही है और 100% दे रही है। सर, एक सेकंड, आज प्लीज। जहां पूरे देश में आतंकवादी सर, प्लीज, घटनाएं एक होती सेकंड। थी, ऐसा कोई शहर नहीं था जहां पर एक ब्लास्ट ना सेकंड, हुआ। एक सेकंड, आप बता संदीप, दीजिए 5 संदीप, साल में कितने बम ब्लास्ट हुए? संदीप, प्लीज, साउथ प्लीज, कश्मीर एक तक अगर सेकंड। पूरे नासूर को ना समेट दिया हो तो संदीप, कहना। प्लीज, एक और सेकंड। कश्मीर में भी आज अलगाववादी कहीं ना कहीं घुटने पे खड़े हुए हैं। संदीप, कि सरकार हमें बख्श दे। संदीप क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? प्लीज एक सेकंड। आपने पवन सवाल सर, एक उठाया सेकंड, तो सर जवाब तो दूंगा एक ना। सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड। पवन सर, आपके पास आ रहा हूं माफी के साथ। पहले आना चाह रहा था लेकिन सियासत मुझे इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन समय अब आपका है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। 2019 और 2014 से क्या अलग हुआ? 2019 में क्या दिखाई दिया आपको कश्मीर के लिहाज से? की स्थिति को देखेंगे तो 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उस समय भी लोगों को ये अपेक्षा थी कि कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा, जल्दी सॉल्व होगा। और मुझे लगता है ये एक पहला कदम लिया गया था कि वहाँ महबूबा मुफ्ती की सरकार के साथ मिलकर के सरकार बनाई गई थी ताकि लोगों का भरोसा उन पर बन सके। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। काफ़ी इसकी आलोचना भी हुई कि बीजेपी जो है वो महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार बना रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप था और जिसका परिणाम ये है कि आज घाटी के अंदर भी लोग भाजपा को या मोदी जी को पसंद करते हैं। एक बात तो ये सबसे बड़ी हुई। दूसरा, 2014 से 19 के बीच में जो टेरर फंडिंग थी, जिस प्रकार से फंडिंग वहाँ पहुँच रही थी, उसके काफ़ी ज़्यादा रास्तों को रोका गया। बैंक्स के थ्रू और हवाला के थ्रू जो पैसा वहाँ हुर्रियत के लोगों को मिलता था, जो ये पत्थरबाजों को जो पैसा जाया जाता था, वो उसके ऊपर काफ़ी हद तक रोक लगी है। इसीलिए आप ये देखिए कि पत्थरबाजों को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ा गया। इसके पीछे भी एक मंशा ये थी कि इनको एक चांस दिया जाए। देखिए, सरकार ऐसा नहीं है कि आज एक नियम बना लेगी और नियम बनाने के बाद उस पर निगाह नहीं रखेगी। ये बाकायदा जिन लड़कों को, जिन पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया, इनका पूरा डाटा तैयार किया गया है और इन पर सर, इतनी हमदर्दी सर क्यों? सुन लीजिए सर, हमदर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए आप पूरी बात। ये स्ट्रेटेजिकल इश्यूज हैं, हम लोग इसको राजनीति से ना जोड़ें, क्योंकि राजनीति से जहां आप इस इशू को जोड़ेंगे ना, या धर्म के साथ जोड़ेंगे, आप इसका समाधान कभी नहीं निकाल भाई तो सकते। झगड़ा तो केवल धर्म का ही है सर ये धर्म का झगड़ा तो केवल और केवल धर्म नहीं, का ये है। तो- हिंदू को वहां बसाने का है। धारा ये पैदा ही धारा धर्म के 370 कारण और हुआ है। 35 है क्या? समस्या तो धर्म के कारण ही भाई, पैदा है हुई क्या? है। होता है एक वहाँ, सेकंड, झगड़ा- एक एक लड़ाई, करके, प्लीज, एक सेकंड। मिशन कश्मीर है क्या? एक देखिए, सेकंड, ऐसा एक है, सेकंड। मैं केवल यहाँ पर पवन पक्ष जी। रख रहा हूँ डिफेंस और सिक्योरिटी के हाँ, हिसाब से। मैं ये डिफेंस और समझना सिक्योरिटी, पड़ेगा। एक सेकंड, एक मिशन सेकंड। कश्मीर पिंकी है चौधरी क्या? साहब, सर, पिंकी सुन चौधरी साहब, लीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड। सुन लीजिए, सर, पवन सर, देखिए। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, डिफेंस और एक्सपर्ट्स के नजरिए से जानना चाह रहा हूँ। मैं डिफेंस के नजरिए से क्या मानूं, अमित शाह ने अब तक जो पंच लगाए हैं जी। सबसे बेहतरीन पंच आपको कौन सा लगा?
देखिए अभी तो पहली विजिट उनकी हुई है और मैं समझता हूँ कि लगभग 1 महीना सरकार बने हुआ है अभी। और अगर आपने पीछे बयान सुना हो मीर वाइज का, जो कि घोर विरोधी थे कश्मीरी पंडितों के, उन्होंने अपनी सभा में ये कहा कि हमारे कश्मीरी कुछ भाई यहाँ से पलायन करके गए हैं और हमें उनको यहाँ वापस लाना चाहिए। तो ये इस बात का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हुर्रियत को अब ये समझ में आ गया है कि जो अब तक हम पिछले 30-40 सालों से 50 सालों से कश्मीर में करते आ रहे हैं वो अब कंटिन्यू नहीं रहेगा। एजेंसीज जितनी भी इन्वॉल्व हैं कश्मीर के अंदर, चाहे वो हमारी इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या एनएसजी कमांडोज हो या जितने भी लोग हैं, उन सबको बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं कि आप लोग अपना संयम ना खोएं बिल्कुल भी, लेकिन साथ के साथ पूरी प्रॉपर तरीके से सर्विलेंस और विजिलेंस रखिए, ताकि कहीं भी अगर आपको नज़र आता है कि कोई व्यक्ति गलत उसमें फंसा हुआ है या कर रहा है कोई, उसको तुरंत गिरफ्तार करें। यहाँ मेरा सजेशन ये है, देखिए जैसे भी मिश्रा जी ने कहा कि इनको उठा करके देश के बाहर छोड़ देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो वहाँ के कुछ लोकल लीडर्स हैं। जब तक वो लोकल लीडर्स वहाँ अपने घरों में नज़रबंद रहेंगे तब तक वो पत्थरबाज हों या दूसरे आतंकवादी हों, ये उनको प्रश्रय देते रहेंगे। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इन सब लोगों को जितनी जल्दी हो सकता है कश्मीर से हटाया जाए और राजनीति सुन लीजिए हटाया जाए, देश के दूसरे हिस्सों में रखा जाए जहां इनकी अप्रोच ना हो सके। ठेकेदार है, ताकि वो वहां पे फिर कश्मीर बनाना शुरू करें। देखिए ठेकेदार बनाया कश्मीरियत का, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं कि आखिरकार ये हुर्रियत की बात जो कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी या फिर यूं कहें कि मोदी सरकार हुर्रियत से बातचीत के लिए तैयार है? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। गवर्नर साहब ने खुद कहा है कि हुर्रियत तैयार है बातचीत के लिए, तो अगर वो बातचीत के लिए तैयार है तो इनको बात करनी चाहिए। गवर्नर साहब ने खुद कहा है कि हुर्रियत तैयार है बातचीत के लिए, तो अगर वो बातचीत के लिए तैयार है तो इनको बात करनी चाहिए। जी हाँ, मिशन कश्मीर की हम बात कर रहे हैं और मिशन कश्मीर, क्या शाह की नीति कामयाब हो पाएगी? आपको बता दें, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए संदीप द्विवेदी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, पिंकी चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हिंदू रक्षा
से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दल है उनका अपना, और एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, योगेश सोनी वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ पवन अग्रवाल हमारे साथ सीईओ जुड़े हुए हैं बीएसए मैगजीन से। सबसे पहला सवाल अब संदीप द्विवेदी आपसे, पैनल खुला है, एक दूसरे से संयम के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे, हुर्रियत बातचीत के लिए तैयार है आप लोग? नहीं, देखिए पहली चीज़ हम हुर्रियत से क्यों बात करें? हुर्रियत का कश्मीर की ठेकेदार है जो हम उनसे बात करें। हमारी बात करने की जिम्मेदारी बनती है वहाँ से आम जनता से, और कहीं ना कहीं वहाँ की आम जनता अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में यानी चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेती है तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट कन्फर्म है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्थाओं में विश्वास करती है। हुर्रियत कौन होते हैं, हम क्यों उनसे बात करें? दूसरी चीज़, जिस तरीके से अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि वहां पत्थरबाजों को छोड़ा गया, देखिए पत्थरबाजों को अगर छोड़ने की बात करिए तो पत्थरबाजों में सिर्फ उनको छोड़ा गया जो बालिग नहीं थे, और उनको छोड़ने के लिए आपकी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। आप किसी नाबालिग व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते, उसको आप जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हो, और आपको अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानना पड़ेगा। आप कहते हैं कि आप इन्हें कहीं दूसरी जगह फेंक दो, कहां फेंकोगे भाई? वो महबूबा की सरकार का प्रेशर था कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत आपने छोड़ा, संवैधानिक व्यवस्था के तहत राजनीतिक गोल था। सर इतनी कृपा भारत के दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं दिखाते हैं? अब उन्हें नहीं इन सब चीजों के बारे में ध्यान है तो उसमें सरकार क्या करे? मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे आइए। उन्होंने कितने अलगाववादियों को बंद किया? अरे सर रुकिए ना, अरे सर क्यों पत्थरबाजी कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुकिए ना, अगर आप इस पार्टी अगर आप दूसरी पार्टी से कंपैरिजन करेंगे तो मतलब आप दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं या कमजोर हैं, तभी तो आप दे रहे हैं ना। अगर दूसरी पार्टियों की बदौलत कश्मीर स्टेट के लिए नासूर बना है तो बात करनी पड़ेगी। अगर सपोले किसी दूसरी पार्टी ने पाले हैं तो बात करनी पड़ेगी। अगर अलगाववादियों को दूसरी पार्टी ने दबाव जैसी सुविधा दी है तो बात करनी पड़ेगी। कश्मीर को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जानबूझ के पाला था, सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिकरण के लिए, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति की वजह से। आप 90,000 से ज्यादा सैनिक रिहा कर सकते हो, लेकिन आपको 90,000 कश्मीरियों की चिंता नहीं होती। क्यों नहीं होती बताइए? आप बांग्लादेश स्वतंत्र करवा सकते हो, लेकिन आपको कश्मीर पीओ के स्वतंत्र कराने के लिए आपके पास समय नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की योगेश सोनी, योगेश सोनी एक सेकंड संदीप द्विवेदी एक सेकंड योगेश सोनी एक सेकंड एके मिश्रा प्लीज। नहीं, भाषणों में हमने कब कह दिया कि हम संदीप द्विवेदी इस देश की संवैधानिक संदीप परंपराओं द्विवेदी के हिसाब से आपको हर काम करना संदीप पड़ेगा। द्विवेदी एक सेकंड आराम से। योगेश सोनी, आज बीजेपी वाले कहते हैं और साथ ही साथ मोदी सरकार कहती है हुर्रियत कौन, और हम हुर्रियत से बात क्यों करें भाई? अटल जी कहते थे हुर्रियत से बैठ के बात करिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। कौन सही था? देखिए, किसी भी चीज को जब अंजाम दिया जाता तो उसके सारे पहलू को समझे जाते हैं। आज अपनी चढ़ी पे यदि हुर्रियत को वो इग्नोर कर दे बीजेपी, तो वो शायद कहीं ना कहीं राज्य के लिए, देश के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। अगर कोई बात का समाधान किसी सॉल्यूशन से निकलता, ठीक है, एक एंगल पे इनका नजरिया सही हो सकता है कि वो है कौन, हम बात क्या करें, लेकिन जब इतने सालों से वो जो अब आप खुद ही स्वयं कह रहे हैं कि देश के जो आस्तीन में सांप है उनसे अगर आप बैर करेंगे तो वो डस तो आपको भी सकते हैं कहीं ना कहीं। क्या सारे कश्मीरी हुर्रियत से प्यार करते हैं क्या? देखिए, बात कश्मीर, देखिए उनके जो पक्ष में है, अगर आप जम्मू कश्मीर स्पेशल की बात कर रहे हैं तो उनका झुकाव किस तरफ है आपको भी पता, भली बात है। सारा पाकिस्तान की ओर उनका झुकाव है। आप पाकिस्तान के प्रवक्ता से बात करेंगे, जब आप पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे और आप कह रहे कि पाकिस्तान के प्रवक्ता हुर्रियत से बात करिए। नहीं, पाकिस्तान के, देखिए वो हमारा अभिनंग तो हमारे देश का ही है जनाब, हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं सर। वो हमारे देश की, वो भारत की सीमा में तो आते हैं। नहीं, बात किसकी ठेकेदार है? देखिए, बात करने का पहलू क्या है, वो बात कहना क्या चाहते हैं, सबसे बड़ी बात चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, उस पर अमल किया जाए। वो क्या प्रस्ताव रख रहे हैं, सारे सबूत सुनने में क्या बुराई है? इनका सर अगर आप उतनी चीज का कोई हल निकल सकता है, नहीं तो कोई हल नहीं निकलेगा। इनका हल अगर निकलेगा तो इनका सर कुचलने से निकलेगा, नहीं तो इनका कोई हल नहीं निकलेगा। प्रस्ताव क्या, सिर्फ एक बात ये कहने की है, बीजेपी अपनी जगह सही है, मैं समर्थन कर रहा हूं इस घटना को लेके, लेकिन वो उस बात में कहना क्या चाहते हैं, क्या पता वो किसी इस बात के आधार पर कोई सोल्यूशन निकाले। देखिए, मोदी सरकार के बाद उनकी स्थिति तो टाइट है, ये हम मानते हैं कि उनकी स्थिति टाइट है मोदी सरकार के बाद। जितने अलगाववादी हैं, जितने हुर्रियत नेता हैं, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है अब जो कांग्रेस सरकार में, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था। फिर पवन जी आपके पास आ रहा हूं। जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, यही बात अटल जी बोलते थे जी, यस और नो? जी जी जी। और आज बीजेपी कह रही है कि देखिए हुर्रियत की गर्दन पकड़ के हम कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे।
अब बताइए कौन सी पॉलिसी सही थी, देखिए मैं सर, इतना जानना चाह रहा देखिए हूं। सर, हालात दस्तूर और पर निर्भर दो साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब रामविलास पासवान गए तो इन्होंने बोला कि हम बात ही नहीं करेंगे, आज ये कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। चावला साहब, हालात दस्तूर पर निर्भर करता है कि आज स्थिति क्या है, आज सरकार में इनकी कितनी स्थिति कितनी मजबूत है। आज जब ये फुल फ्लैश है तो अपने अगर ये सत्ता का प्रयोग करते हुए उनको जड़ से उखाड़ने या वहां पर शांति अमन बनाने या आतंकवाद को खत्म करने में अगर वो कामयाब या हो पाते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात हमारे देश के लिए नहीं होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, बात क्या करना चाह रहे हैं, ये नहीं कि उनसे बात करना है बराबर के नाते, कि वो कहना सुनना क्या चाह रहे हैं। एक बार उनका विषय सुन लिया जाए, समझ लिया जाए तो शायद कुछ बेहतर निकले, क्योंकि वो डरे हुए ऑलरेडी हैं पहले ही। मोदी सरकार के बाद स्थिति उनकी टाइट है, इसमें कोई दरकार नहीं। और क्योंकि मोदी सरकार ने जो उन पे शिकंजा कसा है वो बहुत काबिले तारीफ है। देखिए, कुछ घटनाओं को लेकर मैं यहाँ प्रशंसा इसलिए करता हूं क्योंकि इससे पहले किसी ने प्रयास भी नहीं करा था। पहले जो अलगाववादी नेता, हुर्रियत नेता थे, वो पीएम के साथ डिनर पे आया करते थे। अगर मैं एक बात बता रहा हूं, पत्थरबाजी क्यों नहीं रुकी? पहले डिनर पे आते थे। अगर हुर्रियत डर गया तो पत्थरबाजी क्यों नहीं रुकी? और अगर हुर्रियत डर गया तो आईएसआई के झंडे आज क्यों फहराए जाते हैं? और अगर हुर्रियत डर गया तो फिर पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में वो बात क्यों करता है? जी जी जी, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज स्थिति क्या है? एक सेकंड योगेश सोनी, पवन अग्रवाल प्लीज। तिलक जी, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ समझने की आवश्यकता है कि हुर्रियत का इतिहास क्या है, उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसका कमिटमेंट या उसका कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, वहाँ उद्योग लगाने के लिए, ट्रेड के लिए क्या है? जीरो। यही तो मेरा सवाल था। जीरो। तो फिर हुर्रियत के आगे क्यों झुका जा रहा है? वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो अटल जी ने कहा था, ये बात आप बता रहे हैं आज से 18-20 साल पहले की, जब उन्होंने कहा था हुर्रियत से हमें बात करनी है। तब ना हमारे यहाँ इतनी घटनाएं हो रही थी, ना पुलवामा अटैक हुआ था, ना इस प्रकार से पाकिस्तान सीज फायर का इतना ज्यादा उल्लंघन कर रहा था जो पिछले 3 से 4 साल में देखा गया है। सर 1990 के बाद तो पूरी स्थिति बदली है। सुनिए, ऐसी स्थिति के अंदर हम मिस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हुर्रियत जैसा कि इन्होंने कहा संदीप जी ने, हुर्रियत कोई ठेकेदार नहीं है। कौन है वो लोग? कौन वो लोग हैं? ये सब वो लोग हैं जो आतंकवादियों को आश्रय देते हैं, प्रश्रय देते हैं, उनको पैसा देते हैं, फंडिंग देते हैं। ये पत्थरबाजों को बरगलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को। वहाँ कोई उद्योग नहीं है, कोई जॉब नहीं है। जिस बच्चे को 17 साल 18 साल के बच्चे को 500 रुपये रोज मिलेंगे, वो क्या करेगा आप बताइए? ये हुर्रियत के लोगों का ये काम है वहां पर। और अगर सरकार उससे बात करने के लिए मना करते हैं तो ये एक सही डिसीजन होगा। हुर्रियत से बात धर्म के नजरिए से देखा जाए, राजनीतिक नजरिए से देखा जाए या कूटनीतिक नजरिए से देखा जाए, आप धर्म के आधार क्यों देख रहे हैं? धर्म के आधार पर ही चलना पड़ेगा। सुरक्षा बलों को खुली छूट देनी पड़ेगी। जितने अलगवादी और आतंकवादी नेता हैं, इन सबको कश्मीर से उठा धर्म के आधार पर, पिंकी चौधरी, अगर धर्म के आधार पर देख रहे हैं तो क्या वहां मुसलमान शहीद नहीं हो रहे? वो पुलिस अधिकारी वो तो खौफ बनाने के लिए है ना जी। इतने पुलिस अफसर जो मुसलमान थे, मुस्लिम थे, उन लोगों की हत्या हुई है वो केवल और केवल खौफ बनाने के लिए कि कश्मीरी पंडित यहाँ वापस ना आ जाए। शहीद हो रहा है केवल और केवल। सर आप इसे धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? भाई साहब, धर्म के आधार पर ही तो इसका बंटवारा, मतलब उन्होंने किसी मुसलमान को तो नहीं भगाया था, उन्होंने सारे हिंदू भगाए थे। आज की स्थिति में आज आप देखिए ना, ये तो आज की घटना, 150 परिवार मेरठ में पलायन हुए हैं। वो भी तो मुसलमान है सर। कौन सा प्रदेश ऐसा है जिससे पलायन नहीं हो रहे? कश्मीर नाम कश्मीर रह गया है, जम्मू भी कश्मीर की स्थिति में आएगा। हमारे देश का कौन सा हिस्सा है जो उनसे कश्मीर नहीं बन रहा है? कहना चाहता जहां से हिंदू पलायन नहीं हो रहा है। कहना चाहता हूं, पलायन दिल्ली में भी हो रहा है, दिल्ली के नंदगिरी में हो रहा है, पुरानी दिल्ली में हो रहा है। मैंने भी खबर फाइल करी थी। अगर आप पलायन की बात कर रहे हो और जम्मू कश्मीर तक जा रहे हो, मत जाओ। दिल्ली एनसीआर में कई जगह जहां हिंदुओं का पलायन हो रहा है इस समय। मैं नंदनगरी बता रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, पुरानी दिल्ली बता रहा हूं। कौन सा हिस्सा ऐसा है जहां से हिंदू पलायन नहीं हो रहा? और भाजपा सरकार जो है 35A और धारा 370 का राग अलाप रही है सत्ता में काबिज रहने के लिए। विषय है कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में शांति कैसे आए, पलायन कहां हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। मैं बता सकता हूं, बहुत सारे कारण हैं। शांति केवल और केवल ऐसे आएगी, शांति केवल और केवल आएगी आप जनसंख्या नियंत्रण कानून, सबसे पहली बात तो भाजपा को जनसंख्या नियंत्रण कानून कर देना चाहिए। और उसके बाद जितने भी 16 वर्ष से, वैसे तो ये पैदा होते ही जो है केवल और केवल पाकिस्तान की गाने लगते हैं। आज वहां कोई भी है, चाहे वो प्रशासन है, जैसे आप कह रहे थे कि हुर्रियत वाले जो है इनको भी मार रहे हैं, मुसलमान जितने भी हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे कारण है खौफ बनाने का। और खौफ जब तक ये खौफ पैदा कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करके वहां पे क्या हासिल कर लेंगे आप?
कश्मीर में हिंदू मुसलमान करके क्या हासिल हाँ, तो करेंगे? जम्मू भी खत्म हो गया ना। आप ये समझिए जम्मू से भी जो है हिंदू पलायन कर रहा है, वहां भी मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। ओके, वो परिसीमन की बात कर रहे हैं शायद आप, हैं? परिसीमन की नहीं बात कर रहा हूं। अच्छा, हिंदू मुख्यमंत्री होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले भी लोगों ने हिंदू मुख्यमंत्री होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा वहां, आप ये कह रहे हैं? हुर्रियत कैसे? मैं कह रहा हूं हिंदू मुख्यमंत्री होगा वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री अगर हिंदू होगा तो जब तक वहां हिंदू नहीं जाएगा, जब तक कुछ नहीं होगा। अरे सर, मैं वही तो पूछ रहा हूं। मैं भी यही कह रहा हूं। ओके, हिंदू संदीप को वहां द्विवेदी को कह बसाना रहे हैं पड़ेगा। मुख्यमंत्री हिंदू हिंदू जब बन तक जाए नहीं तो सब बसेगा, कुछ ठीक हो कुछ नहीं जाएगा। होगा। जवाब दे दीजिए। ओके ओके ओके। देखिए तिलक जी, आपने एक जो बात कही कि अटल जी कहते थे कि हुर्रियत के नेताओं से बात की जाए, और आज हम कहते हैं कि हुर्रियत के नेताओं से बात नहीं की मैं तो जाए। सिर्फ जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की हाँ, बात कर मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत की। अटल जी जब सरकार में थे तो जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होते थे। अटल जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाए थे। वहां पे जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, बल्कि वहां पे जनता पे थोपे हुए लीडर थे। इसीलिए अटल जी, क्योंकि वहां पे इस चीज को समझना चाहते थे कि ये जनता के हित की बात करते हैं या सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं। जब अटल जी को लगा कि ये सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं, अटल जी ने वहां इलेक्शन करवाए। आज रणनीतिक तौर पे देखिए, आज हम अलगाववादियों से बात करने की बात नहीं करते हैं, आज हम वहां इलेक्टेड मेंबर्स की बात करते हैं। अगर अमित शाह जी गए तो सबसे पहले वहां जितने भी पंचायत के इलेक्टेड प्रधान हैं उनसे बात की गई है, जितने भी फॉर्मर वहां इलेक्टेड मेंबर्स थे उनसे बात की गई है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण सिर्फ यही था कि वहां की जनता के बीच में मैसेज क्लियर जाए कि भारत सरकार उनके विकास के और भलाई के लिए काम कर रही है। हम ये राजनीतिक दुकानें चलाने वालों के साथ क्यों बात करें? हम हुर्रियत के साथ क्यों बात करें? ये चुनावी माहौल बना रहे हैं क्या? इसमें चुनावी माहौल कौन सा? आप तो खुद नहीं, कह रहे हैं अगर कि अगर वहां का प्रधान कौन सा माहौल बन रहा है? मुलाकात करें ए के मिश्रा प्लीज। मैं आपको बता रहा हूं कौन सा माहौल बन रहा है। ठीक है, चुनाव होने वाले हैं, परिसीमन करना है, इनके बहुत सारी चीजें हैं, क्या सही है परिसीमन क्या एकदम से गलत थोड़ी ना हो जाएगा, है, लेकिन ये है। मैंने पहले ही बोला, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, कोई पार्टी ज्यादा अच्छी हो सकती है, कोई बुरी हो सकती है। समस्या का जो मूल है उसको ये लिंगर ऑन करते हैं, पहले अपना पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं। आप ये बताइए, कश्मीर में अभी भी इतनी समस्या है, गृह मंत्री होते हुए यही चीज राजनाथ सिंह जी भी थे वहां पे, तो क्यों जाकर के अभी आप पहले आप वहां पे क्या आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी कि जाकर के ये मिले? आप टाइट होइए ना वहां पे। अगर आपको समस्या को हटाना है सर, ज्योग्राफिकली तो वहां पे आप हटाइए। अरे इतना अगर आसान होता, आपको पहले माहौल तैयार करना पड़ेगा, और ये कहा भी था राजनाथ जी अच्छा, ने इसलिए कि पहले हम माहौल तैयार करेंगे, ताकि इसके बाद हम चुनाव बात आप करेंगे। जीतते हैं। जहां 2000 से ज्यादा वही आतंकवादी, आप बोलिए खूंखार ना। आतंकवादी छिपे आप थे, इस चीज को जिनके बोलिए सामने कि वहां आप के political लोकल लोग violence निकल नहीं पहले पाते थे, लेना आप उस चाहते माहौल हैं। में बात करते। मैं तो आप बोल डरे रहा हुए हूं। लोगों से बात आप करते, बोलिए कि आप पहले सहमे हुए माहौल कश्मीरियों से बना बात करके करते, political आप violence धमकाए लेना गए चाहते हैं। कश्मीरियों से बात करते। आज अगर वहां अरे आप कश्मीरी किसी बात से बात करता मत है करिए। तो अपने समाज मैं के हित की बोलता बात हूं, करता है, राष्ट्र के नाम और पहले पे बात राष्ट्र करता के था लिए तो खतरा है। कहीं ना कहीं किसी से अलगाववादियों बात की नहीं भाषा करनी बोलता है। था। ओके, तो हो ये गया, सब होने तो को लीजिए बोलिए। विंडो पर। हाँ, ओके, हाँ, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, तो पहले हो गया, तो हो गया, हमारी हो गया, सेना ने हो गया। संदीप खूब द्विवेदी लड़ाई ऑडियो नीचे हो गया। मेहनत की है। संदीप पहले द्विवेदी राजनीतिक ऑडियो नीचे हो गया। राजनीतिक दल है, राजनीतिक संदीप दल है। द्विवेदी और अगर अच्छी राजनीति कर रहे ऑडियो हैं, नीचे हो गया। राजनीति कर रहे हैं, और तो माहौल क्यों एक बना रहे हैं? तो क्या गलत एक है? सेकंड, कम एक से कम सेकंड, सपोलों को तो नहीं पाल रहे हैं। एक कम से सेकंड, कम एक अलगाववादियों को तो नहीं बोलता पाल हूं, रहे हैं। माहौल मत कम से कम बनाइए। देशद्रोहियों एक को के तो नहीं मिश्रा, पाल रहे हैं। ये माहौल आप एक के सर, मिश्रा, हम कोई माहौल मत राजनीतिक दल बनाइए। है और देश हित की राजनीति सीधे करते हैं, समस्या, जिसको दिक्कत है होती सीधे रहे। देश हित की बात करिए, समस्या क्या का देश हित की बात नहीं है? समाधान करिए। नहीं तो देश हित की बात नहीं है। आज चुनाव तक वगैरह बाद में होंगे। एक अरे के मिश्रा, क्यों बात ओके, नहीं एक होंगे? सेकंड, साथ संदीप होंगे, द्विवेदी, संवैधानिक परंपराओं के संदीप हिसाब से द्विवेदी, होंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक बात बताइए योगेश सोनी, आप बात कर रहे थे कि भैया हुर्रियत से तो बात करनी चाहिए, यानी मैं ये मान लूं कि विदेश नीति जो है अब हुर्रियत और महबूबा मुफ्ती तय करेगी कि हमारी विदेश नीति क्या होगी? देखिए चावला का एक कहावत है जिसे हम पसंद करते हैं, अक्सर लोग उन्हें कम पसंद करते हैं। इनका निर्माण कब कब हुआ था, किस आधार पे हुआ था, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं शांति प्रिय माहौल के हिसाब से देश में किसी समाधान के आधार पे, तो मुझे लगता है एक बार किसी की बात सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक ठंडे दिमाग से बात होती है। दूसरी तरफ बात सुनी थी सरकार, पूरी एक सरकार बनाई थी। एक बारी फिर देखिए क्यों सर, होता है सरकार परिस्थितियां में? परिस्थितियां आप बदल बात गई। सुनने की बात कर रहे दूसरी हैं, ओर पूरी सरकार बीजेपी बनाई थी। शासन काल में ही सबसे ज्यादा राजनीतिक सैन्य कारणों हमला क्यों नहीं केवल किया? जनता- हिंदू भगाने के लिए किया गया था। एक मिनट, हुर्रियत का ये निर्माण बीजेपी केवल बीजेपी हिंदू के भगाने के शासन लिए काल किया में ही गया था। हुआ था कि वहां पर जितने आज तक युद्ध में सैनिक नहीं मरे उतने हमारे जवान शहीद हुए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी हमने बीजेपी के राज में देखी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब बीजेपी सरकार दोबारा रिपीट कर चुकी है और उसके बाद जब भरोसा एक बार दोबारा सिद्ध हो चुका है कि जब एक भाई पहला सेशन तो उनका राम मंदिर के ओके, तमाम पवन चीजों जी, पे चल गया। पवन जी, एक सेकंड, हुर्रियत बात करने के लिए तैयार है, बात करनी चाहिए या सुन? सर वो है कौन तैयार है उनसे? वो कौन है वो लोग? उनसे हम क्यों बात करेंगे? हम पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे जो हमारे देश में इतना आतंकवाद फैला रहा है। हम हुर्रियत से क्यों बात करेंगे? क्योंकि इनको तो सारी फंडिंग और सारा जो सपोर्ट मिलता है वो पाकिस्तान से मिलता है।
कोई चाइना थोड़ी इनको सपोर्ट कर रहा है, कोई और दूसरा देश थोड़ी सपोर्ट कर रहा है। हुर्रियत से क्यों बात करेंगे? पिछले 40 वर्षों से केवल डेलीगेशन, ये लोग आकर के यहाँ दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर भोज खाते हैं और यहाँ आकर के अनर्गल बातें करते हैं, भारत सरकार की आलोचना करते हैं, गृह मंत्रालय की आलोचना करते हैं, वहां जाकर के लोगों को भड़काते हैं। ये सिलसिला पिछले 40 वर्षों से चल रहा है। हमने देखा कैसे कांग्रेस अगर राज्यपाल एक सेकंड उन्होंने किस तरीके से राज्यपाल संकेत दे रहे हैं, बातचीत की, राज्यपाल जो संकेत दे रहे हैं, संदीप द्विवेदी, जिस तरह की बातें आ रही हैं, हुर्रियत टेबल पर बात करने के लिए तैयार हो गया, तो सरकार गंभीर है अगर राज्यपाल कहते हैं तो? नहीं, देखिए वहाँ पे कहीं ना कहीं हुर्रियत से बात करने से ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों की आवाज़ क्या है। कश्मीरी लोगों की मेन जो कश्मीरी है वो जम्मू में है, जितने पंडित हैं एक सेकंड बाहर हैं, उनसे बात ही नहीं हो रही है। एक सेकंड AK मिश्रा, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, एक मिनट, वो बोल रहे हैं सर, बोलने तो दीजिए उनको। देखिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी और सरकार ने कहीं ना कहीं यही प्रयास किया है। पहले माहौल तैयार किया, पहले डर में रहते थे, उन्हें पता था कि हम अगर सरकार से कुछ उनके फेवर की बात करके जाएंगे तो हम अगर घाटी में पहुंचेंगे तो हमें उड़ा दिया जाएगा। आज पहले उन आतंकवादियों को, उन कट्टरपंथियों को खत्म किया गया मिशन ऑल आउट के तहत, जो कहीं ना कहीं उन वहाँ के कश्मीरियत के लिए नासूर बने हुए थे। हालांकि अभी भी मिशन ऑल आउट चल रहा है, उसके अभी भी कुछ टारगेट्स हैं। जब तक पूरा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम नहीं कह सकते कि दक्षिण कश्मीर किसी भी तरह से सेफ है। पिंकी चौधरी, कश्मीरी पंडितों को लेकर सरकार गंभीर है, लगता है आपको? बिल्कुल गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो हमारे सेना के मेजर शहीद हो गए, हमारे सेना में जवान शहीद होने लग रहे रोजाना। उससे कश्मीरी पंडितों का क्या लेना देना? इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हमारी सेना पर गोली चलाने की? और गोली चलाने वाले है कौन? अरे पिंकी चौधरी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कश्मीरी पंडितों को लेकर अगर ये वाकई में गंभीर नहीं है तो कैसे नहीं है गंभीर? ये तो कहते हैं अपने एजेंडे में दिखाते, देखिए कश्मीरी पंडितों को हम वापस भेजेंगे, कर देंगे, वो कह तो रहे हैं, आपको यकीन क्यों नहीं? केवल सत्ता, वो केवल राजनीति है, केवल उसमें दिखावा है और उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जम्मू से भी पलायन कर रहे हैं। सही बात। प्रेम तो कांग्रेस में और PDP में और नेशनल कॉन्फ्रेंस में था। तो हाथ भर तो भर के मिलाया। कश्मीरी पंडित को अरे तो हाथ तो मिलाया। अरे सर, हमने अगर सरकार बनाई है तो कश्मीरियत के हित में कुर्बान करके भी दिखाई है। हमने सत्ता के लालच में नहीं बनाई थी, वहाँ कश्मीर के हित में बनाई थी और कुर्बान भी करके दिखाया हमने। चावला जी, मैं एक बात बता कश्मीर रहा का हूं, हित केवल वहीं पे नहीं है, कश्मीर का हित जो 8 लाख कश्मीरी बाहर है, आप उनसे भी मिल लीजिए ना सर। अरे तो सर कभी दिल्ली में सम्मेलन बुला लीजिए, कभी कश्मीर का हल है। अरे आप बात क्या करते हैं? कश्मीरियों से क्या सरकार का संपर्क नहीं है? क्या कश्मीरियों से संपर्क बात नहीं कर रही है? मंत्री जाके मिले, मुझे बताइए। मैं तो तब मानता जब अमित शाह जी, मिश्रा जी थोड़ा सा पढ़ के आया करिए, पहले इन लोगों से पहले थोड़ा सा पढ़ के आया करिए। कश्मीरियों के बात को लेकर, कश्मीरी पंडितों की बात को लेकर सरकार ने प्रॉपर्ली बात की है, पॉलिसी बनाई है। और अगर हमने महबूबा मुफ्ती की सरकार आप कोई बीच में नहीं बोलेगा, प्लीज एक सेकंड, उसमें एक यही ऑडियो नीचे सबका। ओके, एक सेकंड। अरे संदीप द्विवेदी, एक सेकंड सुनिए ना, सवाल सुनिए। एक सेकंड, AK मिश्रा, एक सेकंड सर, लास्ट क्वेश्चन। संदीप द्विवेदी, एक सेकंड। अगर देश से हो रही तो क्या गलत है? संदीप द्विवेदी, राजनीति क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कांग्रेसियों ने कश्मीरी पंडितों को नरसंहार करके भगा दिया, क्या वो राजनीति नहीं थी? अगर सिखों का नरसंहार किया गया, क्या वो राजनीति नहीं थी? अगर खुलेआम निहत्थे कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, क्या वो राजनीति नहीं थी? संदीप द्विवेदी, मुझे कार्यक्रम वाइंड अप करना है, सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सेकंड, AK मिश्रा प्लीज, एक सेकंड प्लीज। संदीप द्विवेदी, अगर आप सर एक सेकंड। 30 साल से आपको चिंता थी कि दिल्ली में ब्लास्ट हो जाएंगे, हम भी उड़ जाएंगे। 30 साल से आप सुनते थे क्या आपकी सुरक्षा अपने सीट के नीचे? ऐसा करिए, संदीप द्विवेदी को सिंगल विंडो पे लीजिए। संदीप द्विवेदी, आज कैसी हरकत कर रहे हैं आप? अरे आज आप सुरक्षित हुए हैं तो कल कश्मीरी पंडित संदीप द्विवेदी पिछले 5 सालों में। सर एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड का जवाब लेने दीजिए प्लीज। क्यों आप ऐसा हड़बड़ी कर रहे हैं? संदीप द्विवेदी, आपका एजेंडा 370, आपका एजेंडा कश्मीरी पंडित। सर आपने कहा हम करेंगे, ठीक है, आप 5 साल में कितना कर पाए वो एक अलग विषय है, अंदर झांकेंगे सवाल का जवाब मिल जाएगा। आने वाले समय में कितना समय चाहिए ये बताइए? कश्मीरी पंडित कब तक वापस आ जाएंगे? देखिए, फाइनल कमेंट जल्दी से खत्म करिए। कश्मीरी पंडित केवल एक वजह से वापस आ सकते हैं, जितने भी चौधरी मुकदमे साहब, हैं पत्थरबाजों पर सीधी गोली मारे उन्हें। चौधरी साहब सीधी एक गोली सेकंड। मारेंगे तभी अरे सर कश्मीरी जो पंडित गोली आ चलाते हैं वो इतने बेचारे जब दिल्ली बाहर से निकाले गए थे एक तब सेकंड गोली होती तो आज ये हालात ना होते। सर जवाब तो ले लीजिए ना। संदीप द्विवेदी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए 35A और 370 की अगर बात करिए तो क्योंकि कश्मीर एक अलग राज्य है, संवैधानिक तौर पे उसके अलग रूल्स रेगुलेशन, देश तो अलग संविधान है। देश तो अलग नहीं है।
क्या मेरा सवाल ये है, सीधा बताइए कितना समय क्या चाहिए? संवैधानिक तौर समय पे आप कह बताइए ना। सकते हैं कि कश्मीर अरे समय भारत के बताइए, संविधान का हवाला दे रहे हैं। क्या कश्मीर भारत के संविधान से चलता है? बताइए। 10 सेकंड योगेश सोनी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए समस्या का समाधान क्या है, राजनीतिक या कूटनीतिक? फाइनल कमेंट प्लीज, फाइनल कमेंट जल्दी से। ओके, ऑडियो नीचे सबका। योगेश सोनी फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। जी जी, प्रश्न एक बार बताइए सर। सर समस्या का समाधान क्या है, राजनीतिक या कूटनीतिक? देखिए सब दोनों का मिश्रण साथ चलेगा तभी भला हो पाएगा। और मुझे लगता है कि जो उम्मीद इस समय बीजेपी सरकार से है उसको कसौटी पे खरा उतरने के लिए जो भविष्य हमारा वाकई बेकार हो रहा है और हमारा जो वर्तमान बेकार साथ चलता है इसको कहीं ना कहीं नियंत्रण करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए अब? देखिए वही करना चाहिए जो पंजाब में केपीएस गिल ने किया था। 16 साल से ऊपर के जो नवयुवक सड़क के ऊपर पत्थर लेकर के मिले या किसी भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाए जाएं, उनको तुरंत गिरफ्तार करें और कश्मीर से बाहर ले जाकर के उनको ट्रायल करें। और जितने अलगाववादी नेता हैं इन सबको वहां से हटा संदीप द्विवेदी कर देंगे ना? किसी दूसरे प्रदेश में शिफ्ट करेंगे? किया जाए, जेल में, ना कि उनके घरों में नजरबंद कर देंगे। आज ये किया गया तभी तो आज महिलाएं और बच्चों को आगे कर रहे हैं अलगाववादी। और कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वहां अगर युवक आते थे तो आर्मी ठोक रही थी। ओके, चलते चलते अब ये संदीप द्विवेदी कहेंगे कि कसम खा के कहते हैं कि अब अलगाववादियों से बात नहीं करेंगे, हम हुर्रियत से नहीं करेंगे ना? हम वहां के लोकल आम कश्मीरी से बात करेंगे, हम वहां के हुर्रियत जनता से बात नहीं करेंगे। अलगाववादियों से हम क्यों बात करेंगे? नहीं क्या करेंगे ठेकेदार ना? हैं चलिए, कश्मीर ठीक के? है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी आपका भी, पिंकी जी आपका भी, और साथ साथ सोनी साहब आपका भी, मिश्रा साहब आपका भी, और पवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मिशन कश्मीर इतना आसान है नहीं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि कदम अगर सही नीति और नीयत से उठाया है तो ऐसे में समस्या का समाधान सरकार ढूंढेगी। इस बात की उम्मीद सभी को करनी चाहिए, क्योंकि मोदी है तो क्या वाकई में मुमकिन है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गवर्नर साहब ने खुद कहा है कि हुर्रियत तैयार है बातचीत के लिए। तो अगर वो बातचीत के लिए तैयार है तो इनको बात करनी चाहिए।